हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो गुप्त वंश है उसके बारे में बात करेंगे। तो गुप्त वंश के बारे में इस प्रकार से चर्चा करेंगे कि जो आपके एग्ज़ाम से मतलब काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जो टॉपिक, उन्हीं टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, हिस्ट्री मतलब चाहे जहाँ जहाँ आता हो, जिन जिन पेपर में हिस्ट्री आता हो वो सारे पेपर में आपके काम आएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री संबंधी चैप्टर जो मतलब हैं, जो मतलब हिस्ट्री संबंधी जो मतलब पेपर हैं, अगर आप उनकी तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यदि हम गुप्त वंश की बात करें तो जो इसकी शुरुआत हुई थी, जो इसकी नींव रखी गई थी, वो 320 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक था, मतलब गुप्त वंश रहा था। ठीक है, तो आपको इस बात को नोट करना है। तो गुप्त वंश के मतलब जो सबसे मतलब स्वर्णिम युग जो इस प्रकार मतलब कहा जाता है भारत का, उस समय ये प्रशासन, कला, साहित्य और विज्ञान, अर्थव्यवस्था जो है भारत की उस समय काफ़ी अच्छी थी। तो इसलिए जो है भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त वंश को। ठीक है, अगर हम इसके स्रोत की बात करें, गुप्त वंश का पता हमें कहाँ कहाँ से चलता है, तो इतिहास जो है गुप्त मतलब साहित्य के जो मतलब स्रोत हैं, उनसे पता चलता है। कुछ विदेशी विवरण भी हैं जिनसे हमें गुप्त वंश का पता चलता है, और जो हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं, कुछ ग्रंथ हैं, उनसे भी हमें गुप्त वंश का पता चलता है। ठीक है, उसके बाद हम गुप्त वंश की यदि उत्पत्ति की बात करें, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो जो श्रीगुप्त थे राजा, उन्होंने गुप्त वंश की नींव रखी थी। 320 ईस्वी में गुप्त वंश की शुरुआत की थी। ठीक है, और जो आपको इधर दिख रहा होगा इंग्लिश, जो है यहाँ पे इंग्लिश लिखा दिख रहा होगा, यहाँ हिंदी लिखा दिख रहा होगा, ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको आसानी हो। वही सेम चीज़ ऊपर इंग्लिश में है, वही नीचे जो है हिंदी में है। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, तो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हों, हिंदी मीडियम से हों, आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे गुप्त वंश के प्रमुख शासकों की, जो सबसे मुख्य रूप से शासक हैं, जिन पे मतलब क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो जो पहला जो सबसे महान शासक था गुप्त वंश में, वो था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है ना, और 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। ठीक है, और महाराजा धीराज की उपाधि इनको मिली हुई थी, और कुमार देवी से विवाह करके लिच्छवी वंश से इन्होंने संबंध स्थापित किया था, और जिससे गुप्त वंश और मजबूत हो गया था। ठीक है ना, उसके बाद जो है जो दूसरा सबसे ज़्यादा मतलब प्रतापी राजा था, वो था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया यानी भारत का नेपोलियन कहा जाता था, और इसका शासन जो था 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक था। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को कहा जाता था। ठीक है ना, और इसने जो काम किया था वो मतलब भारत पर विजय के साथ साथ दक्षिण भारत में जो अभियान चलाया था इन्होंने, वो उसको दक्षिणापथ के नाम से मतलब जाना जाता है। ठीक है ना, और इसके बारे में आपको एक बात और ध्यान रखना है कि अश्वमेध यज्ञ इन्होंने संपन्न किया था, और इन्होंने स्वर्ण मुद्राएं जो है जारी की थी। तो आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए कि गुप्त वंश का कौन सा शासक था जब स्वर्ण मुद्राएं जो उसने जारी की थी, तो वो समुद्रगुप्त था। ठीक है ना, और जो दूसरा मतलब जो तीसरा इसमें सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा था, वो था कुमारगुप्त। ठीक है ना, कुमारगुप्त प्रथम। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है इसी ने करवाई थी। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है कि जब पूछा जाए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी, तो इन्हें नहीं करवाई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है ना, और हूण आक्रमणकारियों का इन्होंने काफ़ी शक्तिशाली के साथ जो है विरोध किया था, और ये गुप्त वंश का सबसे मतलब आखिरी राजा था जो मतलब इतना शक्तिशाली था। ठीक है ना, उसके बाद से गुप्त वंश जो है धीरे धीरे कमज़ोर होता गया। और इसका यदि हम शासनकाल की बात करें तो 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। ठीक है ना, और अगर हम गुप्त वंश के प्रशासन की बात करें तो राजा जो है वो सर्वोच्च शासक होता था उस समय। ठीक है ना, और साम्राज्य को भुक्ति, विषय और ग्राम में विभाजित किया गया था, मतलब जो छोटे छोटे गाँव हैं उसमें जो है विभाजित किया गया था, और जो प्रमुख अधिकारी होता था वो कुमारामात्य होता था। ठीक है ना, उसके बाद अर्थव्यवस्था की बात करें तो इकोनॉमी की बात करें हम, तो कृषि जो था उस समय हमारा मुख्य पेशा था, जब हमारा मतलब सबसे मेन काम था, मतलब उसी से जो है अर्थव्यवस्था हमारी चलती थी। भूमि दान की प्रथा जो है उस समय धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही थी, और रोमन साम्राज्य से जो है हमारा व्यापार भी होता था। ठीक है ना, और स्वर्ण मुद्राएं जो है उस समय चलने लगी थी, जिनका नाम दिनार कहा जाता था, जिनको मतलब दिनार से के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यदि हम उस समय समाज की बात करें तो वर्ण व्यवस्था जो है उस समय अपने चरम पे थी, काफ़ी कठोर हो गई थी। महिलाओं की जो स्थिति थी धीरे धीरे ख़राब होती जा रही थी, उसमें गिरावट थी, मतलब उनकी स्थिति धीरे धीरे दयनीय होती जा रही थी, और सती प्रथा का उस समय जो है प्रारंभ हो चुका था। ठीक है ना, गुप्त वंश में सती प्रथा का प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, और यदि हम धर्म की बात करें तो वैष्णव धर्म जो है सबसे ज़्यादा वही चरम पर था, और मंदिर की पूजा जो है उस समय
अपने चरम पे थी, उस समय मंदिर की पूजा जो है काफ़ी होती थी। तो वैष्णव धर्म उस समय मतलब था, ठीक है। और यदि हम उस समय कला और स्थापत्य की बात करें तो उस समय के जो आज हमारे पास जो कुछ हैं मंदिर वगैरह, वो हैं, पहली बात तो अजंता की जो गुफाएँ हैं उसमें हमें गुप्त वंश की चित्रकला जो है देखने को मिलती है, ठीक है। और दशावतार मंदिर जो है देवगढ़ में जो है वो भी हमें गुप्त वंश का देखने को मिलता है। और जो मंदिर हमें देखने को मिलते हैं वो जो नागर शैली होती है वो गुप्त वंश से ही आई है, और उन्हीं में आजकल मंदिर जो है जो नागर शैली के बने हुए प्राचीन मंदिर हैं वो गुप्त वंश के हैं, ठीक है ना। तो नागर शैली क्या होती है, जैसे आप दक्षिण भारत में देखते हैं कि आप साउथ इंडिया में देखते होंगे जो मंदिर हैं उसमें काफ़ी नक्काशी होती है, मतलब वो जो है उत्तर भारत के मंदिरों से थोड़ा अलग होते हैं दक्षिण भारत के मंदिर। तो जिस शैली में वो बनाए गए रहते हैं वही है नागर शैली। तो नागर शैली का जो विकास हुआ था वो गुप्त वंश से ही हुआ था, शुरू हुआ था, ठीक है। और अगर हम विज्ञान एवं साहित्य की बात करें तो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में जो आर्यभट्ट थे उन्होंने जीरो की खोज की थी उस समय, ठीक है, गुप्त वंश में। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। और अभिजान शकुंतलम जो कालिदास का मतलब जो ग्रंथ है वो उसी समय का लिखा हुआ है। और मेघदूत जो कालिदास का एक ग्रंथ है वो भी उसी समय का है, गुप्त वंश का है, ठीक है। उसके बाद यदि हम गुप्त वंश के पतन की बात करें कि कब इसका जो है धीरे धीरे मतलब समाप्ति हुई, कब इसका पतन हुआ, या इसका मतलब, तो 550 ईस्वी में जो है इसका पतन हुआ था। मतलब उस समय पे जो है गुप्त वंश ख़त्म हो गया था। और जो इसका आखिरी शासक था, इस बात आपको ध्यान रखनी है, वो विष्णुगुप्त था। ये गुप्त वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। और गुप्त वंश को भारत का स्वर्णिम काल क्यों कहा जाता है, अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको 4 बातें ध्यान में रखनी है। उस समय जो भारत में राजनीतिक जो है काफ़ी ज़्यादा स्थिरता थी, राजनीतिक रूप से मतलब भारत में काफ़ी ज़्यादा स्थिरता थी, ठीक है। और सांस्कृतिक उत्कर्ष, भारत की संस्कृति जो है अपनी चरम पे थी, काफ़ी ज़्यादा मतलब पीक पे थी, ठीक है। और वैज्ञानिक प्रगति भी उस समय भारत की काफ़ी हो गई थी और देशों के मुकाबले, ठीक है। आर्थिक रूप से समृद्ध भी काफ़ी ज़्यादा भारत था। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी वजह से भारत को मतलब गुप्त वंश को भारत का मतलब गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है, ठीक है। धन्यवाद। तो अगर आप ऐसे ही हिस्ट्री की और किसी मतलब धीरे धीरे मैं और भी सब्जेक्ट मतलब पढ़ाने की कोशिश करूँगा, आपको और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज्ञान दूँगा। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियो आप चाहते हैं कि आपको मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।